नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं समकालीन साहित्य के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे समकालीन साहित्य का अर्थ क्या है, क्या अवधारणा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथ ही हम लोग यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख लेखक कौन है, उनकी रचना क्या है, क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं, साथ ही विचारधारा क्या रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवेंद्र चौबे। आप JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं, कई पुस्तकों के रचयिता हैं। खास करके जो 2-3 पुस्तकें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक है आलोचना का जनतंत्र, दूसरी पुस्तक है आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। साथ ही एक और पुस्तक काफ़ी चर्चित है जो समकालीन कहानी का समाजशास्त्र। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर चौबे का ज्ञान और अनुभव आज हम लोग को समकालीन साहित्य को समझने में मददगार साबित होगा। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर चौबे को आमंत्रित करते हैं कि वे आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। धन्यवाद अमरेन जी। समकालीन साहित्य पर विचार करना बहुत ही सरल भी है और बहुत ही कठिन भी है। हम लोग कहते हैं कि सरल इसलिए है कि जब भी साहित्य और विचारधारा की दुनिया में समकालीन साहित्य की चर्चा होती है, यह मान लिया जाता है कि जो तत्कालीन है वही समकालीन होगा, या जो भी लिखा जा रहा है, जैसे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, या बहुत है तो 20 साल पहले, जैसे 1990 के बाद, उसके पहले को लेकर थोड़ी बहस होती है और थोड़ी हमारे हिंदी के आलोचकों को दिक्कत भी होती है कि समकालीनता का मतलब या समकालीन साहित्य का मतलब यही है कि हम 1990 के बाद के साहित्य पर विचार करें। मुझे यहाँ पर 2 तरह की दिक्कत होती है कि हम समकालीनता को एक तरह से एक शब्द माने या उसको विचार माने, या फिर समकालीनता को हम एक खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें। और जब ही हम इस छोटे से दायरे से बाहर निकलते हैं, समकालीनता के शाब्दिक अर्थ से बाहर निकलते हैं, हमारे लिए एक नए तरह का पूरा विचार, पूरा का पूरा इतिहास सामने आने लगता है। और इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि समकालीन साहित्य की खास प्रवृत्ति रही है, खास उसका समय रहा है, शुरुआत का समय रहा है, उसको देखना चाहिए। जैसे कहा जाता है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मध्यकाल के बाद जब एक तरह से आधुनिकता का उदय होता है, तो आधुनिकता का डिबेट बहुत सारी चीज़ों से होता है। खास करके धर्म के साथ उसकी सीधी टकराहट होती है। धर्म मौजूद है लेकिन उसके साथ सीधी टकराहट होती है। लोग कहते हैं कि ठीक है, धर्म महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन उसके साथ जो जीवन में जो विकास की जो एक तरह से नई चेतना जो आ रही है सामने, जिसमें जनतंत्र का सवाल था या लोकतंत्र की प्रक्रियाएँ थी, ये सारी चीज़ें मिल करके एक तरह से बनाती थी। और फिर साहित्य के प्रसंग में प्रेस का आविष्कार होना, या फिर पूरा साहित्य जो था प्रेस के जरिए पूरे समाज तक फैलना, जनता तक जाना, या एक तरह से नए तरह की चेतना आना। हम लोग बार बार इस बात को देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो खास हम लोग कहते हैं कि साम्राज्यवाद का जब उदय होता है, जिसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं, तो वह भी एक बड़ा फैक्टर बनता है, बड़ा कारक बनता है आधुनिकता को एक तरह से समझने में। लेकिन फिर उसी से हम लोग ये भी जोड़ते हैं कि जब एक तरह से साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत होना शुरू हो जाता है, अंत होता है, तो यह माना जाता है कि एक नए तरह की चेतना हमारे साहित्य में, समाज में आ रही है। और इसीलिए कई बार हम लोग इस पर विचार करते हैं तो बार बार लगता है कि समकालीनता का अर्थ या समकालीन का अर्थ यह भी है कि ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ तत्कालीन है या एक समय का विचार है, लेकिन मुझे बार बार लगता है कि इसे एक विचार के रूप में देखें। और जो ही हम विचार के रूप में देखना शुरू करते हैं, हमारे सामने साहित्य की एक पूरी धारा बनती दिखाई पड़ने लगती है। अब देखेंगे कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जिसे हम समकालीनता कहते हैं, इस पर चर्चा विचार तो 17वीं शताब्दी में शुरू हो जाती है। और एक तरह से यह भी कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में समकालीनता की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जो लेखक होते हैं, जो विचारक होते हैं, या जो कथाकार होते हैं, जो कवि होते हैं, वे एक तरह से अपने समकालीन एक तरह से समय का जो यथार्थ होता है, या जिसको हम लोग वर्तमान यथार्थ कहते हैं, उसको एक तरह से देखना शुरू करते हैं। आप गौर करेंगे कि वह जो यथार्थ है वह बार बार एक तरह से रिपीट होता है, बार बार दिखाई पड़ता है। ख़ास तौर से यह भी महसूस किया जाता है कि पूरे विश्व साहित्य में 1944 के बाद जब एक तरह से जब संघर्ष होता है, विश्व युद्ध होता है, उस समय बहुत सारे बम जापान पे गिराए जाते हैं, या फिर मुल्कों के बीच तबाहियाँ आती हैं। ये सारी चीज़ें मिल करके जो सबसे बड़ा जो एक तरह से चीज़ खड़ा करती है
कि बहुत सारे लेखक थे, बहुत सारे विचारक थे जो इन चीज़ों को देख करके तत्काल लिखते थे इनके बारे में। अखबार में छपता था, फिल्में बन रही थी, फिल्में दिखाई जा रही थी कि वहाँ युद्ध हो रहा है और उसकी फिल्में लोगों को दिखाया जा रहा है। और धीरे धीरे ये चीज़ें जो बनते बनते स्थिति हुई कि कहीं ना कहीं एक तरह से हम जो वर्तमान है, जब उसको हम एक तरह से कैप्चर करना शुरू करते हैं, और उस वर्तमान को हम कैप्चर सिर्फ क्षणिक स्थिति में नहीं करते हैं, बल्कि उसका जब हम कैप्चर करते हैं तब देखते हैं कि जो यह वर्तमान है उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कहाँ से सारी चीज़ें अचानक दिखाई दे रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोग बार बार कहते हैं कि समकालीन होने का जो व्यापक अर्थ है कि इस प्रक्रिया में एक खास तरह का जो कहा जाता है लेखक जो वैचारिक जो दबाव होता है, जो अपने समय के विचार होते हैं, यह मान के चलना चाहिए कि हर समय के कुछ विचार होते हैं। ठीक उसी तरह से कि प्राचीन समय के भी कुछ विचार थे जिससे प्राचीनता का बोध होता था, उसी तरह से मध्यकाल के भी कुछ विचार थे जिससे मध्यकालीनता का बोध होता था, और उसी तरह से आधुनिकता के भी विचार हैं जिससे आधुनिकता का बोध होता है। और ठीक उसी प्रकार समकालीनता के भी अपने विचार हैं जिससे समकालीनता का बोध होता है। और ख़ास करके कहा जाता है कि समकालीन साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो लेखक होते हैं या जो कवि होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वे समकालीन समय के जो विचार होते हैं और समकालीन समय का जो रचनात्मक जो दबाव होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम अपने समय के विचार से काफ़ी गहराई से प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस विचार से प्रभावित होते जो रचनात्मक जो दबाव होता है, और जब उस दबाव को हम लोग एक तरह से उसको महसूस करते हुए या उस दबाव के बाद एक तरह से टेंशन जो तनाव बिल्डअप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि तनाव सामने आता है, तो उस तनाव के साथ कहते हैं कि जो पूरा जो टकराहट होती है तनावों के साथ, या जो टकराहट होती है उससे एक नई प्रकार की एक तरह से क्रिएटिविटी का उदय होता है, सृजनात्मकता का उदय होता है। कहा जाता है कि रचना के निर्माण की यही सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन कई बार यह जो दबाव होता है एक खास किस्म का होता है, और इस दबाव में एक तरह से कहा जाता है कि यह दबाव एक अलग तरह का होता है जिसमें इतिहास की बड़ी भूमिका होती है। और इतिहास के जो कई सारे सवाल होते हैं, चाहे अपने होने का वजूद का सवाल हो या फिर कहें कि सामाजिक संघर्ष हो या सामाजिक चेतना हो, जितने तरह के भी एक तरह से कहिए कि दबाव होते हैं खास करके समकालीन होने के लिए, जैसे जिसकी चर्चा बार बार हम लोग कहते हैं कि अगर हम समकालीन साहित्य के विचार की चर्चा करें तो समकालीन समय में जो एक तरह से जो ऐतिहासिक जो एक तरह से द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, या इसी प्रकार जिसको मार्क्सवाद या फिर वर्ग संघर्ष की हम चर्चा करते हैं या फिर सर्वहारा समाज की चर्चा करते हैं, हम कहते हैं कि समकालीन समय की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तरह से इन तमाम दबाव टकराहट के बीच जो सबसे बड़ी भूमिका होती है कि जो आम जनता होती है, जो एक तरह से जो सर्वहारा समाज होता है, जो समाज जो सामान्य जनता होती है, उसका जो भी सोच होता है, उसका विचार होता है, वो एक तरह से स्थापित होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं था कि आधुनिकता में भी सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन आधुनिकता में उसकी भूमिका एक अलग तरह की थी। आप इसको कह सकते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा होता था, राजा की जो बातें होती थी उसको सब मानने के लिए बाध्य होते थे। आधुनिक काल में आकर के राजा और जनता के बीच, लोकतंत्र में दोनों के बीच टकराहट होती है, दोनों की बातें एक तरह से सुनी जाती है, समझाई जाती है। लेकिन समकालीन समय में जो सबसे बड़ी चेतना दिखाई पड़ती है कि जनता बहुत ही ताकतवर होकर के सामने आती है, और जनता कहा जाता है कि जनता की भूमिका सबसे अधिक बढ़ जाती है, और जनता अपनी बातचीत को मनाने के लिए कई तरह की चीज़ों का समर्थन लेती है, और उसके बाद जो साहित्य निकलता है, जो विचार निकलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप गौर करेंगे कि यह भी कहा जाता है कि इसकी जो खासियत होती है कि हम देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो समय होता है वो बहुत बारीकी के साथ दर्ज होता है, और उस समय में जो समय के जो संकट होते हैं, और वह संकट भी एक तरह से जनता महसूस करती है, उस संकट को महसूस करके या तो जनता पलायन कर जाए, या दूसरी स्थिति है कि जनता पलायन नहीं करके एक तरह से उसके साथ टकराए, उसके साथ संवाद करे, और फिर कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में जो भी लेखक, कवि, कलाकार, विचारक होते हैं, वे एक तरह से इस टकराहट का नतीजा निकलता है कि उनके अंदर जो तनाव जो बिल्डअप होता है, जो तनाव खड़ा होता है, वह तनाव एक तरह से एक नए तरह के साहित्य को देना शुरू करता है, या नए तरह के साहित्य को देना शुरू होता है। और कहा जाता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर
या भारतीय प्रसंग में भी यह जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें जनता एक तरह से एक निर्णायक भूमिका में दिखाई पड़ती है, या उसके समानांतर जो बहुत सारे जो ज्ञान के जो बहुत सारे क्षेत्र थे, या फिर कहा जाता है कि जो समाज होता है एक तरह से जब एक तरह से उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है, जिसकी चर्चा फ्रेडरिक जेम्सन जैसे क्रिटिक करते हैं, आलोचक करते हैं, और फिर कहते हैं कि वहाँ पर कहा जाता है कि जब एक तरह से और इसी तरह से जो संस्कृति जब एक तरह से उत्तर आधुनिक समय में प्रवेश करती है, तो कहा जाता है कि एक तरह से ज्ञान की दशा बदल जाती है, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है। ज्ञान फिर जो होता है वो एक तरह से ज्ञान पे एक छत्र राज्य किसी का नहीं होता है, ज्ञान पर सबका राज्य, सबका एक तरह से कहे कि सबकी पकड़, सबका राज एक तरह से होना शुरू हो जाता है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है कि लेखक जो होते हैं इसको एक तरह से अपने तरीके से रचना शुरू करते हैं, और कहा जाता है कि विश्व साहित्य में जो समकालीनता की जो धारणा है एक तरह से यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बननी शुरू होती है, 1944 के बाद बननी शुरू होती है, जब एक तरह से जनता एक तरह से सीधी खड़ी होती है, जनता टकराती है, जनता अपने सवालों को लेकर जूझती है, और फिर लेखक, कवि, कलाकार उनके आवाज़ को एक तरह से शब्दशः या अपने आवाज़ को एक रचनात्मक भाषा में तब्दील करते हुए कथा, कहानी या पेंटिंग, चित्र में दिखाना या देना शुरू कर देते हैं। हम देखेंगे कि इस पूरे में खास तौर से हिंदी साहित्य के मामले में एक तरह से समकालीन साहित्य की हम कब से शुरुआत माने। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब भी हिंदी साहित्य में समकालीन साहित्य की चर्चा होती है तो लोग यह मान लेते हैं कि जो भी तत्कालीन लिखा जा रहा है वही समकालीन साहित्य होगा। इसका मतलब कि 2014 में जो किताब छपेगी, जो कहानी छपेगी, वह एक तरह से समकालीन साहित्य होगा, या बहुत है तो 3-4 साल पहले की रचना को समकालीन मान लेंगे, या और भी पहले जाएंगे तो 2000 तक की रचनाओं को मान लेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समकालीनता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा विचार है, पूरा एक ऐतिहासिक समय को जीता है, और उस ऐतिहासिकता में कहा जाता है कि उस समय जब बहुत सारी जो टकराहट होती है, जो तनाव होता है, उससे एक तरह से यह साहित्य निकलता है। यद्यपि साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से समकालीन समय में जो सबसे बड़ी बात है कि लेखक जो होता है बार बार एक तरह से तनाव और जो मैं कह रहा था टकराहट, इन दोनों के बीच से एक तरह से सृजनात्मकता जो होती है अपने को प्रूव करती है। जैसे कहा जाता है कि दुनिया में जब एक तरह संघर्ष हो रहा हो, उस समय लेखक एक तरह से प्रेम के गीत नहीं लिख सकता है। या यह भी कहा जाता है कि अगर आपके देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रहा है और उस समय कोई लेखक प्रेम कहानी लिखे, तो कहा जाए कि समकालीन लेखन नहीं होगा। समकालीन लेखन वह होता है जो हमारे समय के सवाल हैं उन सवालों से सीधे टकराता है और उन सवालों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण लें कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद की घटना घटती है तो उसको लेकर के बहुत सारी बहसें होती है, बहुत सारे लेखक कविताएं लिखते हैं, असद जैदी हैं, राजेश जोशी हैं या विष्णु नागर हैं, ऐसे सारे कवि कविताएं लिखते हैं। स्वयं प्रकाश जैसे कहानीकार कहानी लिखते हैं, दुधना सिंह जैसे कथाकार उपन्यास लिखते हैं। लेकिन जब वो लिखते हैं तो यह देखते हैं कि यह जो घटित हो रहा है भारतीय समाज में या हिंदी प्रदेश में या कहीं कि इस भूभाग में घटित हो रहा है, इसका जो पूरी चेतना है वो आज की चेतना नहीं है। 1947 में जब देश का विभाजन होता है तो देश के विभाजन के समय से ही सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन उसमें तब्दीली जो होती है कि 47 में एक तरह से देश के विभाजन के समय जो सांप्रदायिकता थी उसका एक मतलब तेवर बिल्कुल अलग था और 1992 में जब होता है तो बिल्कुल अलग था। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं लेखक इस घटना को एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों इतिहास बार बार अपने को हमेशा दोहराता है। इतिहास जब भी अपने को दोहराता है वह वर्तमान समय के संकट के साथ सीधा संवाद करता है। और इसीलिए जब मैं आपसे कह रहा था कि समकालीन साहित्य पर अगर हम विचार करें तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर 90 को भी हम लेकर के चलते हैं तो 90 के बाद की जो बहुत सारी घटनाएं हैं, जो साहित्य में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या नाटक हो, तो नाटकों में, उन कहानियों में, उन उपन्यासों में जो एक तरह से जो वर्तमान दिखाई पड़ता है, जो समकालीनता दिखाई पड़ती है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का गहरा संबंध एक तरह से 1970 से भी है और 1947 से भी है। लेकिन 47 के बाद जिसमें जनता की व्यापक भागीदारी की चर्चा कर रहा था कि जो तनाव है उस तनाव को लेकर के एक अलग तरह का मतलब रचनात्मकता दिखाई पड़ती है। और उस रचनात्मकता में जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है, जिसकी तरफ हमारे उस समय के कवि जो थे, खास तौर से 1947 के बाद जो लेखन हमारे हिंदी साहित्य में आता है,
और उस लेखन में जो सबसे बड़ी चेतना दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं एक तरह से सारे के सारे लेखक, सारे के सारे विचारक एक अलग तरह का मतलब जीवंता लेकर के, कहे कि चेतना लेकर के आते हैं। आप गौर करेंगे कि अगर हम सीधे सीधे अगर मैं अपनी राय देना चाहूँ कि समकालीन साहित्य की कैसे मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बार बार लगता है कि समकालीन साहित्य की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके पीछे मतलब 1947 की बड़ी भूमिका बननी दिखाई पड़ती है। इसी तरह से हम इस बात की चर्चा करेंगे, क्या समकालीन साहित्य का कोई इतिहास भी होगा या फिर ऐसे ही हम कभी भी समकालीन लेखन को समकालीन साहित्य कहना शुरू कर देंगे। मुझे बार बार लगता है कि समकालीन साहित्य को भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है और यह दृष्टि जब हमारे सामने आती है तो मुझे बार बार लगता है कि समकालीन साहित्य को 3 हिस्सों में बांटना बहुत ज़रूरी है। एक 1947 से लेकर के 1970 तक का साहित्य, दूसरा 1970 से 1990 तक का साहित्य और तीसरा 1990 के बाद का साहित्य। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम अगर इस 3 कालों के साहित्य को देखें तो इन तीनों कालों के साहित्य की जो अंतर्वस्तु है, खास करके 1947 से 1970 तक की, 1970 से 1990 तक की और 1990 से 2010 या अब तक जो है, तो तीनों समय के अंतर्वस्तु में एक खास प्रकार की समानता दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं वह समानता जो है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कह रहा था, उस समानता के पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है कि जो इस दौर की जो विचारधाराएं हैं और उन विचारधाराओं और एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जो रचनात्मक दबाव लेखक के ऊपर होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आपके सामने एक बड़ा आंदोलन हो रहा है या बड़ी घटना घटित हो रही है, तो उस घटना को लेकर के आप क्या करेंगे? पहला काम हो सकता है उस घटना को लेकर के आप बहुत चिंतित हो जाएं, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विचारें। लेकिन कहा जाता है कि जब ही कोई लेखक के सामने वह घटना घटित होती है, लेखक के दिमाग में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मुक्तिबोध इसको एक रचनात्मक प्रक्रिया की तरह देखते थे कि रचनात्मक प्रक्रियाओं के बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे उसके लेयर्स होते हैं, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, और कई सारे एक तरह से तहों से गुजरते हुए लेखक एक खास प्रकार की एक तरह से, जिसको कहा जाता है कि लेखक के मन में एक साथ कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे आज जो गांव की हालत है, गांव में एक तरह से गांव की जो जाति व्यवस्था है, गांव में जो बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, किसानों की जो किसानों की जो बदहाली है, किसान कई जगह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो अगर कोई लेखक इन सवालों को देखना शुरू करता है, सवालों पर विचार करना शुरू करता है, तो यह भी देखता है कि अचानक वह नहीं लिखता है, इन सवालों से वो टकराता है। इसी को कहा जाता है कि लेखक एक तरह से हो सकता है कि किसान पर विचार करने की प्रक्रिया में लेखक एक तरह से किसान मजदूर पर जब विचार करे तो मार्क्सवाद को एक तरह से याद करे, वामपंथी आंदोलन को याद करे, या इसी तरह से लेखक या विचारक अगर कोई सांस्कृतिक जो गतिविधियां समाज में हो रही है, तो उन सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखने के लिए जो पारंपरिक जो विचारधाराएं हैं, उन पारंपरिक विचारधाराओं के साथ भी उसका संबंध या उसकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है, उसके बारे में सोचना शुरू करता है। और जब ये सारे के सारे जो विचार होते हैं, खास तौर से अपने उसके समय के जो विचार होते हैं, जो आइडियोलॉजी होती है, और उनके साथ जब लेखक एक तरह से उसको ले करके और जो समय घटित हो रहा है सामने में, उसको ले करके सोचना शुरू करता है। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, प्रकृति नष्ट हो रही है। इस प्रकृति को बचाने का मतलब है कि अपने समाज को बचाना है, अपने समय को बचाना है, मनुष्य के जीवन को बचाना है। तो इस जीवन को बचाने को लेकर के जिस तरह से मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए, पानी को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए, तो अचानक ऐसा नहीं होता है कि लेखक एक घटना घटती है उसके बारे में कहानी लिखना शुरू कर देता है। एक अपने हर समय में लेखक के साथ जो सबसे बड़ी जो एक तरह से जो उसके सामने जो एक तरह से कठिनता या चुनौती होती है कि एक तो उसके सामने जो घटनाएं घटित हो रही है उनके साथ वो टकराना शुरू कर देता है, और उसी टकराहट में जो समय के विचार होते हैं वह भी उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और इन दोनों के बीच से एक तरह से कहा जाता है कि जब लेखक इसे एक खास प्रक्रिया से गुजरने लगता है तो कहा जाता है कि एक तरह से लेखक के अंदर एक अलग तरह का एक तनाव बिल्डअप होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और इसी तरह से टकराहट होती है, उसके कई सारे विचार टकराते रहते हैं। यहाँ यह ठीक है कि यह ठीक है, इस तरह से काम करना अच्छा है कि इस पद्धति से काम करना ठीक है। तो यह जो दृष्टि और जो पद्धति होती है, ये इसका संबंध, गहरा संबंध विचारों के साथ होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक खास तरह की पद्धति काम करती है।
आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे आपकी एक दृष्टि काम करती है। और कहा जाता है कि बिना दृष्टि और बिना पद्धति के कोई मनुष्य नहीं होता है। हर मनुष्य के काम करने की एक पद्धति होती है। जैसे ठीक वहीं कि अगर आपके पास एक दिन है तो एक दिन को कैसे बिताएंगे आप, सुबह क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे, तो यह एक तरह से उसके जीवन बिताने की पद्धति होती है। और इसी को लेखक बार बार कहता है कि लेखक जब इसको देखना शुरू करता है तो कहता है कि हाँ, यह इस समय के मनुष्य की यह जीवन पद्धति है और यह पद्धति का गहरा संबंध पारंपरिक विचारधारा से है या तो आधुनिक विचारधारा से, या कोई ना कोई इसके पीछे दृष्टि काम कर रही है। यह लेखक के साथ भी यही होता है। जिसमें समकालीन लेखन की चर्चा कर रहे हैं, समकालीन साहित्य पर जो हम विचार कर रहे हैं, तो समकालीन साहित्य पर विचार करने का अर्थ यह भी कि हम इस तरह की जो एक तरह से उसकी जो वैचारिक जो संरचनाएं हैं, जो उसकी आंतरिक जो टकराहट है, उसको भी हम देखने की कोशिश करें। और इसीलिए कहा जाता है कि यह भी हो सकता है कि जैसे पुराने समय के जो बहुत सारे लेखक होते थे, जैसे मान लीजिए कि प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद के अंदर तरह तरह के सामाजिक समूह हैं, लेकिन उनके विचार करने की कहिए कि मतलब जो दिशा है, जो पद्धति है, एक तरह की है, एक तरह का क्रिएशन है। इसीलिए कहा जाता है कि उनके आदर्श भी है, उनके यथार्थ भी है। अगर सेवा सदन जैसे उपन्यास में आदर्श है, तो गोदान में समकालीन समय का यथार्थ दिखाई पड़ता है उस समय का। और इसी तरह से कहा जाता है, लेकिन अब दिखाई पड़ता है कि अब एक ही लेखक है। उस लेखक जब कई तरह के विचारों के दबाव में जीता है, तो हो सकता है कि उसकी एक कविता किसी और प्रवृत्ति की हो, तो दूसरी कविता किसी और प्रवृत्ति की हो सकती है। यह भी हो सकता है कि एक ही समय में एक ही दबाव को बहुत सारे लेखक अलग अलग तरीके से महसूस करें, और जब अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं तो कहा जाता है कि समकालीन साहित्य में एक तरह से उसको अलग अलग तरीके से उसको दिखाते भी हैं या उसकी चर्चा भी करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये दोनों जो टर्म्स है, आधुनिकता हो कि जो समय का सूचक है, या समकालीनता भी समय का सूचक है, लेकिन ये सिर्फ समय के सूचक नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक गहरी विचार दृष्टि भी काम करती है और गहरी सामाजिक दृष्टि भी होती है। और इसीलिए इन विचार दृष्टि और सामाजिक दृष्टि को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो समकालीन साहित्य को समझना बहुत कठिन होगा, और फिर उसी तरह से हम कहते रहेंगे कि अभी जो लिखा जा रहा है वही समकालीन साहित्य होगा। जैसे मैं सीधे सीधे आपसे कहूँ कि अगर हम समकालीन साहित्य को अगर हम ठीक ठीक देखना चाहें, खास तौर से जिसमें इतिहास की चर्चा कर रहा था, तो उसकी संरचना बुनियादी तौर पर अगर आप इस तरह से इसको देखना शुरू करते हैं, तो 1947 से 70 तक का एक दौर है, 70 से 90 तक का दूसरा दौर है, और 90 से के बाद का दौर है बिल्कुल तीसरे तरह का दौर है। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से इस पूरे दौर में, इस पूरे समय में जो समाज को सामने रखते हुए जो साहित्य लिखा जा रहा है, उस साहित्य को अलग तरह से समझने की ज़रूरत है। अब जैसे ये कहा जाएगा कि जो हमारा समकालीन जो एक तरह से साहित्य है, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, जो बहुत सारे लेखक रचनाएं लिख रहे हैं। अब देखेंगे कि इस पूरे दौर में खास तौर से प्रवृत्तियों पर चर्चा करने के पूर्व हमें थोड़ा सा इस समकालीन साहित्य की विधाओं की और उनकी रचनाओं की भी चर्चा करना हमें ज़रूरी लगता है, मुझे ज़रूरी लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर हम आपसे इस बात की चर्चा करें कि इस पूरे दौर में एक तरह से वे कौन से लेखक हैं या वे कौन सी विधाएं हैं जिनको हम समकालीन साहित्य में मूलतः हम शामिल करेंगे या शामिल करना चाहेंगे या शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए इस दौर में कविताएं लिखी जाती है, कहानियों की रचना होती है, उपन्यास लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पारंपरिक जो विचारधाराएं थी, जो पारंपरिक हमारा साहित्य था या जो आधुनिक साहित्य था, वहाँ भी कविता, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध, ये सब उसकी मुख्य विधाएं थी। इस दौर में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन इस दौर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी रचनात्मक जो टकराहट है बिल्कुल भिन्न किस्म की है। उदाहरण के लिए अगर हम कथाकारों की चर्चा करना चाहें कि इस दौर के समकालीन साहित्य के बड़े बड़े कथाकार कौन से हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1947 के बाद फणीश्वरनाथ रेणु बहुत बड़े कथाकार हैं या कोई कहानीकार हैं। उसके बाद मोहन राकेश हैं या श्रीलाल शुक्ल हैं या कृष्णा सोबती हैं, या बाद में विनोद कुमार शुक्ल हैं, मनु भंडारी हैं, या फिर आप और अगर आगे आते हैं तो मंजूर एहतशाम हैं,
तो इस तरह के बहुत सारे लेखक हैं जो लगातार लिख रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। या इसी प्रकार हम कहेंगे कि या फिर 90 के बाद के लेखकों की चर्चा करेंगे तो एक लेखकों की नई कतार, मतलब हम अगर 3 हिस्सों में बांटते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1947 से लेकर के 70 के बीच जो बड़े कथाकार हमारे सामने हैं, जिनकी रचनाएं आती है और जिनकी रचनाओं से एक तरह से हिंदी कथा साहित्य की छवि बनती है। तो उन कथाकारों में फणीश्वरनाथ रेणु भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी किताबें आती है इसी दौर में, अमृतलाल नागर भी हैं और नरेश मेहता भी हैं। ये सारे के सारे एक तरह से कहे कि 1947 से 70 तक के बड़े कथाकार हैं। इसमें कमलेश्वर की कहानियाँ, निर्मल वर्मा की जो कहानियाँ हैं, या फिर महीप सिंह जैसे कहानीकार हैं, गंगा प्रसाद बिमल जैसे लेखक हैं, या फिर इसी तरह से कृष्णा सोपती का मित्र मरजानी 1968 में आता है। तो ये बहुत सारे लेखक हैं जो इस दौर में लिखते हैं। लेकिन 70 के बाद आप आते हैं तो उसके बाद लेखकों की पूरी एक नई कतार हमारे सामने आती है। या ठीक है कि पुराने लेखक भी लगातार लिख रहे थे, लेकिन 70 के बाद के लेखकों में आप कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी है, मृदुला गर्ग हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, या फिर बाद में पंकज बिष्ट हैं, या नासिरा शर्मा हैं, या फिर इसी तरह से मृणाल पांडे हैं, या फिर इसी प्रकार आप कहेंगे कि कृष्णा अग्निहोत्री है। तो ये लेखकों की बड़ी कतार है। मंजूर रहते शाम का उपन्यास, सूखा बरगद, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह से 90 के बाद के कथाकार की चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे 90 के बाद कथाकारों की एक नई पीढ़ी आती है, जिसमें प्रेम कुमार मणि हैं, हरि भटनागर हैं, या फिर इसी तरह से संजीव लिखते हैं इस दौर में। संजीव पहले भी लिख रहे थे, लेकिन 90 के बाद उनका लेखन एक बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है। या फिर बाद में आकर के अनामिका जैसी जो लेखिकाएँ हैं, कथा लिखती हैं, या ऐसे बहुत सारे लेखक लिखते हैं, विचार करते हैं। तो आप देखते हैं कि इस पूरे दौर में जो सबसे जो खास दिखाई पड़ती है इसी तरह से कि कहीं ना कहीं इस पूरे दौर में पूरी जो चेतना दिखाई पड़ती है तो एक अलग तरह की रचनात्मकता दिखाई पड़ती है। इसी तरह से आप गौर करेंगे कि इस पूरे दौर में खास करके काव्य की हम चर्चा करते हैं तो कविता का पूरा एक नया परिदृश्य हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे सामने कवि हैं या कवि जो लेखक हैं, ये बिल्कुल भिन्न किस्म से लिखते हैं। जैसे आप गौर करेंगे कि 1947 के बाद के जो महत्वपूर्ण जो 14-15 कवि हैं और जो जिनकी चर्चा एक तरह से आगे के बारे में कहा जा सकता है, आगे अपने तार सप्तक का जो पहली पुस्तक 1943 में छपती है, लेकिन तार सप्तक जो दूसरा सप्तक है या फिर जो तीसरा सप्तक है, तो दूसरा सप्तक 1951 में आता है और तीसरा सप्तक 1959 में आता है। और इसमें जो कुछ कवि हमारे सामने आते हैं उनमें से कुछ कवि आज भी कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन अधिकांश कवि जो हैं 1947 से 70 के बीच उनकी एक बड़ी पहचान बनती है हिंदी कविता में। खास तौर से जो कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, खास करके जो दूसरा सप्तक के कवि हैं, हरिनारायण व्यास हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नरेश मेहता है, शकुंत माथुर हैं, रघुवीर शाह हैं और धर्मेंद्र भारती जैसे कवि हैं। या इसी तरह से तीसरा सप्तक जो 1959 में आता है, इस तीसरे सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, कुंवर नारायण हैं, कीर्ति चौधरी हैं, केदारनाथ सिंह हैं, मदन कश्यप हैं, विजय देव नारायण शाही हैं और सरस्वत दयाल सक्सेना हैं। तो ये जो सारे के सारे कवि हैं एक तरह से एक अलग तरह का साहित्य लेकर के आपके सामने आते हैं और इनकी कविताओं में एक खास तरह की चेतना दिखाई पड़ती है। आप देखेंगे कि एक तरह से इस दौर में खास तौर से मुक्तिबोध जिस तरीके से लिखना शुरू करते हैं तो मुक्तिबोध का साहित्य बिल्कुल अलग तरह का दिखाई पड़ता है। और इसीलिए 70 के बाद की जो कविता की दुनिया है बिल्कुल बदल जाती है। मुक्तिबोध के बाद जो दूसरा दौर जब शुरू होता है कविता का, तो उसमें देखेंगे कि उसमें जो कविता की परंपरा शुरू होती है और जिसमें आपके धूमिल से लेकर के आपके आलोक धनवा हैं या कुमार विकल जैसे कवि हैं, बिल्कुल एक नए तेवर की कविताएं लिखते हैं। और लेकिन इनका जो लेखन है खास करके आलोक धनवा का, कुमार विकल का और एक तरह से तीसरे जो कवि हैं धूमिल हमारे कवि हैं, इन कवियों की जो एक तरह से मतलब कविताएं हैं, इन कविताओं का गहरा संबंध आप मुक्तिबोध की काव्य चेतना से जोड़ सकते हैं। या इसी तरह से इसके बाद इस दौर में 70 के बाद जो लेखक जो कवि हमारे सामने आते हैं जिनसे हिंदी कविता की पहचान बनती है, तो इस पूरे दौर में एक तरह से चाहे विनोद कुमार शुक्ल हो, चाहे राजेश जोशी हो, या ऋतुराज हो, या आलोक या मंगलेश डबराल, लीलाधर मंडलोई, ये सारे के सारे कवि के अंदर जिस तनाव की चर्चा हम कर रहे थे, ये लगातार एक तरह से 47 के बाद की जो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं
उस तनाव को एक तरह से बनाने में 1947 के बाद की ऐतिहासिक परिस्थितियों की बड़ी भूमिका है और इसीलिए ये कवि एक नए तरह का साहित्य लेकर के आते हैं। यहाँ तक कि आप गौर करेंगे कि इस दौर के जो एक अलग धारा के जो एक तरह से रचनात्मकता है, जिसको कई बार एक तरह से हम मुख्य धारा के साहित्य में उनको लोकप्रिय साहित्य कह करके किनारे कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इस दौर में कुछ गीतकार आते हैं, उन गीतकारों की चर्चा, कुछ लोग की बहुत अच्छी चर्चा हिंदी में होती है, लेकिन कुछ की चर्चा बिल्कुल नहीं होती है या उनको लेकर के हिंदी आलोचना एक तरह से बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी ये कवि अपनी उपस्थिति बहुत गहराई के साथ दर्ज करते हैं। ये पहले कवि थे, फिर उनकी कविताएं गीत की शक्ल गीतकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी दुनिया भी बदली हुई दिखाई पड़ती है। खास तौर से जैसे वीरेंद्र मिश्र हैं या रामावतार त्यागी आपके सामने हैं, या शंभुनाथ सिंह हैं, या एक तरह से रामानाथ अवस्थी हैं, या इसी तरह से जो कवि प्रदीप थे, या फिर गोपाल सिंह नेपाली, या फिर शैलेंद्र जैसे जो गीतकार हैं। इन गीतकारों की कविताओं को जो आप पढ़ेंगे, गीतों को पढ़ते हैं, तो इनके गीतों में भी एक तरह से समकालीन समय की जो टकराहट है, जो द्वंद्व है, जो तनाव है, काफ़ी गंभीरता गहराई से दिखाई पड़ता है। आप शैलेंद्र के गीतों को देख लीजिए ध्यान से और फिर रेणु की तीसरी कसम को याद करिए। तो रेणु की तीसरी कसम कहानी जो है 1947 के बाद की है और उस कहानी में आप कह सकते हैं कि पहली ऐसी कहानी है जिसमें ग्रामीण समाज की चेतना एक नए भावबोध के साथ दिखाई पड़ती है और वही भावबोध एक तरह से प्रेमचंद की कहानी में नहीं था। और प्रेमचंद और रेणु में जो बुनियादी फर्क दिखाई पड़ता है, जिसकी चर्चा में आपसे कह रहा था कि समकालीनता अगर अलग होती है आधुनिकता से कहीं पर एक समकालीन पहचान बनाती है, तो इसके लिए जो सबसे बड़ा जो मतलब उदाहरण मुझे बार बार लगता है, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, कि आप प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को ले लीजिए और रेणु के मैलांचल को ले लीजिए। दोनों उपन्यास अपने समय के हिंदी के सबसे बड़े उपन्यास हैं। दोनों हिंदी के बड़े कथाकार हैं। एक स्वाधीनता के पहले का है, एक स्वाधीनता के बाद का है, एक 47 के बाद का, जिसे हम समकालीन साहित्य में शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर हम वैसा क्या केंद्रीय बिंदु है जो इन दोनों लेखकों को बड़े पैमाने पर अलग करता है? आप गौर करेंगे कि जिस बात की चर्चा बार बार होती है, जिस चीज़ की चर्चा बार बार इस दौर में होती है, कि इससे पूरे वर्ग में जो खास बात दिखाई पड़ती है कि प्रेमचंद के गोदान में भी एक तरह से भारतीय समय मौजूद है। वहाँ पर भी साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था है या वहाँ पर जमींदारी व्यवस्था की चर्चा है, सब कुछ है। वहाँ पर भी मतलब एक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसका एक तरह से कुछ मतलब प्रभाव गांव पर दिखाई पड़ता है। लेकिन जही आप रेणु के उपन्यास मैला आंचल में आते हैं तो मैला आंचल में भी राजनीति है, लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे कि राजनीति जो है आ करके पूरे समाज को एक तरह से गतिशील कर देती है। गोदान में राजनीति बिल्कुल गांव से बाहर है, या कह सकते हैं कि गांव में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन 47 के बाद का जो पूरा पॉलिटिकल जो दृश्य है हिंदुस्तान का, उसमें राजनीति बिल्कुल गांव में आकर के खड़ी हो जाती है। गांव का हर आदमी एक खास राजनीतिक विचारधारा का दिखाई पड़ने लगता है। और रेणु का मैला आंचल जो है ये पहला हिंदी का उपन्यास है जिसमें यह चेतना, यह एक तरह से राजनीतिक चेतना दिखाई पड़ती है। और कल्पना करिए कि रेणु खुद ही समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। एक लेखक अपने समय के या समाजवादी विचारधारा से टकरा रहा है, अपने समय के जो बहुत सारे दबाव है, सवालों से जूझ रहा है कि इस राजनीति में कई तरह की राजनीति हो रही है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, उसमें एक तरह से जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी है। और इन समस्त राजनीतिक टकराहटों के बीच से एक तरह से एक आदमी जो उसको लगातार उस दबाव को झेल रहा है और झेलते हुए उसके अंदर एक चेतना पैदा होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि 47 के बाद का जो सबसे बड़ा जो दृश्य परिदृश्य दिखाई पड़ता है कि जो आज जैसे एक मनुष्य की आप चर्चा करेंगे तो बहुत व्यस्त है, उसके पास कोई समय नहीं है आपके लिए। वो अनेक तरह के दबाव को झेल रहा है। उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। और इसको करने के लिए लगातार उस दबाव से जूझ रहा है। यह चेतना आप देखेंगे कि 1947 के बाद भारतीय समाज में आनी शुरू हो गई थी। और इसीलिए कहा जाता है कि 1947 के बाद जो जिस चीज़ की चर्चा एक समकालीन साहित्य की खास विशेषता है कि कहा जाता है कि एक तरह से इस दौर में लघु मानव की प्रतिष्ठा होती है। यह लघु मानव की प्रतिष्ठा का जो सवाल था, जिसकी चर्चा नई कविता के समय में या इस सारे हमारे लक्ष्मीकांत वर्मा से लेकर के, या जिस मानव मूल्य की चर्चा धर्मवीर भारती भी करते हैं, या फिर जिसकी चर्चा बार बार विजयनारायण शाही भी किया करते थे,
तो इस दौर में एक तरह से कहा जाता है कि जो खास बात दिखाई पड़ती है कि जो एक तरह से जो हमारा एक तरह से 47 के बाद जिस मध्य वर्ग का उदय होता है, एक मध्य वर्ग आज़ादी के पहले भी था जो स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय था। उसका मकसद था देश की आज़ादी। 47 में देश को आज़ादी मिल जाती है और वही मध्य वर्ग फिर एक नई चेतना लेकर के आता है और कहा जाता है कि 47 के पहले का जो मध्य वर्ग था वो बिल्कुल साफ सुथरा था। उसके अंदर एकमात्र लक्ष्य था देश की मुक्ति करना। लेकिन 47 के बाद जो मध्य वर्ग है, जो आज भी जो चल रहा है, यह मध्य वर्ग जो है, इसका जो मन है, इसका जो माइंड है, काफ़ी जटिल है। उसके समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि आप एक आम आदमी को सामने बैठा लीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए और देखिए कि वह आदमी को आप कैसे आप समझ पाते हैं। हो सकता है कि जो समझ उस आदमी के बारे में आप बना रहे हैं, कुछ समय के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन, 5 दिन बाद आपकी पूरी की पूरी समझ उसके बारे में बदल जाए। और इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति बोध एक तरह से इस दौर के मतलब इसलिए सबसे बड़े कवि माने जाते हैं कि मुक्ति बोध का गहरा प्रभाव इधर की भी समकालीन कविता पर मुक्ति बोध का जो प्रभाव है बाद के नए कवियों पर भी दिखाई पड़ता है। और मुक्ति बोध की जो सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि मध्यवर्गीय एक तरह से जो समाज था, उसमें जो व्यक्ति था और व्यक्ति मन की जो जटिलताएं थी, उन जटिलताओं को मुक्ति बोध एक तरह से बहुत गहराई के साथ एक तरह से अपने दौर की कविता में, अपने साहित्य में दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कहते हैं कि जैसे मुक्ति बोध की जो अंधेरे में जो सबसे जो चर्चित कविता है, जिसकी चर्चा हमने कई बार आपसे की भी है, तो उस कविता की कुछ पंक्ति को सुने तो उस कविता की पंक्ति को सुनते आपको लगेगा कि मुक्ति बोध क्या करना चाह रहे हैं। अब सुनिए, लिखते हैं मुक्ति बोध कि इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूं हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश और राजनीति परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय सहानुभूति, आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मसंभवा। अब ये जो पूरा का पूरा जो एक तरह से प्रक्रिया है, पूरा का पूरा जो दौर है जिसकी चर्चा मुक्ति बोध कहते हैं कि झांक झांक कर देखता हूँ हर एक चेहरा। आखिर मुक्ति बोध हर एक व्यक्ति के चेहरे को क्यों झांकना चाहते हैं? और आज हम देखते हैं कि हम जिस समकालीन यथार्थ की चर्चा करें, समकालीन लेखन की चर्चा करें, इस लेखन में मुक्ति बोध जिन सवालों को लेकर के आते हैं या जिन चीज़ों को लेकर के आते हैं, आप देखते हैं कि मतलब वो हर आदमी का चेहरा एक अलग तरह का दिखाई पड़ता है और वह चेहरा इतना जटिल है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। जिसे कई बार एक हमारे हिंदी के बहुत बड़े समकालीन कवि हैं, अब तो उनका निधन हो गया है, वो 1947 से 70 के बीच के कवि हैं। तो जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब लिखते हैं, खास करके उनका जो संग्रह है काठ की घंटियाँ, तो काठ की घंटियाँ में सक्सेना जी लिखते हैं कि और अब छीनने आए हैं वे, और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। अब यह जो एक तरह से काव्य सृजन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को देखें तो कहते हैं कि और अब छीनने आए हैं वे। कौन छीनने आया है और क्या छीनने आया है? हमसे हमारी भाषा छीनी जा रही है। और फिर यानी हमसे हमारा रूप, मतलब हमें ही हमसे छीना जा रहा है। और फिर जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा, मतलब वह जिसे हमारी भाषा यानी जिसे हमारे राष्ट्र ने, जिसे हमारे जातीय स्मृतियों ने गढ़ा है, उन जातीय स्मृतियों को हमसे कोई एक तरह से वो छीनने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जिस जटिलता तनाव की चर्चा हम आपसे कह रहे थे, समकालीन लेखन की जो खास विशेषता है, उस जटिलता में ये सबसे बड़ा एक तरह से प्रसंग है। कहा जाता है कि इस दौर के जो सबसे बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी कविताओं में एक तरह से एक खास प्रकार की, मतलब कहा जाता है कि एक खास प्रकार की संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। और वो जो संवेदनशीलता है उनके इंद्रिय बोध से निकल करके आती है और उसके अंदर जो खास दिखाई पड़ता है, जो बार बार एक व्यक्ति को आकर्षित करता है कि एक खास प्रकार का करुण बोध है उनके अंदर दिखाई पड़ता है। और यह करुण बोध जो है उनके अंदर, उनका जो 2 संग्रह आप देखेंगे शुरुआती दौर के, 1959 में कुछ कविताएं करके है और 1961 में कुछ और कविताएं के नाम से है।
तो ठीक उसी प्रकार जैसे 1964 में मुक्तिबोध का संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है आता है, तो ये सारे इस दौर के सारे जो शुरुआती समकालीन साहित्य के शुरुआती दौर के जो सारे कवि हैं 1970 तक के कवि हैं, ये जिस गहराई के साथ एक तरह से मतलब मध्यवर्गीय समाज की जटिलताओं को दिखाने की कोशिश करते हैं, वह इस दौर के साहित्य की सबसे, या कहीं कि समकालीन साहित्य का जो पहला दौर है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि कथा साहित्य में एक तरह से जब आप घूम कर आते हैं 1947 से 77 के बीच में, तो इस कथा साहित्य के जो 3-4 बड़े कथाकार हैं, आप मोहन राकेश को ले लीजिए, उनका उपन्यास अंधेरे बंद कमरा आपके सामने है, या इसी तरह से उनकी कहानी मलबे का मालिक है। तो मलबे के मालिक में भी 1947 के बाद का जो विभाजन है और देश विभाजन का जो प्रभाव है और सांप्रदायिकता का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के चलते जो मानव समाज है, कैसे मानव समाज के अंदर तब्दीलियां आ रही, फिर भी उसके बाद भी जो मनुष्य है, जो मनुष्य की जो विशेषता होती है, वह मनुष्य बदलना नहीं चाहता है, बदलता नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं उसकी स्मृतियाँ, उसके मूल्य उसको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को पकड़ें और पुनः उन जटिलताओं को पकड़ करके एक तरह से समाज के बीच अपने को विस्तारित करें। मतलब समाज के बीच हमारे मनुष्य के जो भाव है, जो विचार है, इस तरह फैल जाएं कि वो ऊपर से आरोपित किया हुआ नहीं लगे, वो अंदर अंदर अंतर्वस्तु के रूप में फैलता रहे। और ठीक यही चेतना भीष्म साहनी की कहानियों में भी दिखाई पड़ती है। और भीष्म साहनी की जो चीफ की दावत जैसी कहानियां हैं, या वांगचू जैसी जो कहानियां, या फिर बाद में तमस जैसा उपन्यास लिखते हैं, तो तमस में भी आपको वही सांप्रदायिकता या देश विभाजन का एक तरह से दंश दिखाई पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि यह जो चेतना 47 में जो बनती है, खास करके 47 की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें दंगे, सांप्रदायिकता, देश का विभाजन होता है, यह 47 से लेकर के आज तक के साहित्य में आपको दिखाई पड़ेगा और उसका तेवर बिल्कुल बदला हुआ है। और इसमें जो सबसे अधिक जो प्रभावित तबका दिखाई पड़ता है वह एक तरह से मध्य वर्ग है। और मध्य वर्ग एक तरह से इतना जटिल हो गया इन चीज़ों को देख करके कि वह समझ नहीं पाता है कि वो कैसे उसको परिभाषित कर, कैसे उसको समझें। और इसीलिए भीष्म साहनी जैसे कथाकार जो हैं, जो समाज की जो चेतना है, समाज के अंदर जो प्रगतिशील जो ताकतें हैं, जो समाज को आगे ले जाती है, पीछे नहीं ले जाती है, वो कहती है कि समाज के अंदर विकासशीलता की अनेक सारी प्रक्रियाएं हैं, तो हम मनुष्य को उन प्रक्रियाओं से जोड़ने का प्रयास करें। तो भीष्म साहनी जैसे लेखक इस काम को करते हैं। रेणु का मैलांचल आप पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए, परती परिकथा उनके उपन्यास को पढ़िए। तो परती परिकथा जिस तरह से एक तरह से समानता का बोध लाने के लिए जो जमीन का जो वितरण है, जिसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं, जो बिहार में शुरू हुआ था, तो उसके जरिए सामाजिक समानता का एक तरह विस्तारित करने की कोशिश तो उसमें दिखाई पड़ती है। लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसे राजनीतिक कारण थे जिसके चलते ऐसा संभव नहीं होता, जिसका परिणाम आज भी हमारे देश में एक नए मूवमेंट के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको कई लोग नक्सलवाद के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, जो 1967 में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि 67 के बाद का जो साहित्य बदलता है, उसके बदलाव में एक तरह से नक्सलवाद की बड़ी भूमिका है। लेकिन कहीं ना कहीं वह मध्यवर्ग या वह एक तरह से निम्न वर्ग है जो एक तरह से इस पूरे समाज को, साहित्य को आगे लेकर के जाने की कोशिश करता है। अब देखेंगे कि रेणु की जो बहुत सारी कहानियां हैं, तीसरी कसम जैसी कहानी है, या इसी तरह से पंचलाइट जैसी कहानियां हैं, या उनकी ठेस जैसी कहानियां हैं, तो इन कहानियों में जो आम जो मनुष्य समाज है, जो सामान्य ग्रामीण समाज है, उसकी जो चेतना है, उसका जो एक तरह से सामाजिक जो बोध है, उसके जो राजनीतिक जो एक तरह से सक्रियता है, या उसकी जो कहिए कि कहा जाता है कि साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह मनुष्य के आत्मसम्मान की रक्षा करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, जिसको हम डिग्निटी कहते हैं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस दौर के साहित्य में, खासकर समकालीन साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वह आपको बार बार दिखाई पड़ेगा कि साहित्य में कहानी हो या कविताएं हो, वह बार बार आम आदमी को स्थापित करता है, आम आदमी के विचार को, आम आदमी की सोच को, आम आदमी ने जो रास्ता तय किया उस रास्ते को भी एक तरह से साहित्य जो है लगातार बचाने की कोशिश करता है, दिखाई पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस दौर में खासकर 70 तक के जो बहुत सारे लेखक हमारे हैं, जो जिस तरह से लेखन करते हैं, जिस तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं, वो एक बहुत बड़े मतलब फलक, उस दौर में केदारनाथ सिंह जैसे कवि भी हैं जिनको भी हाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो केदारनाथ सिंह की कविताएं, केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं जो 1959 में छपा था। तो सोचिए केदारनाथ सिंह 1959 से लेकर के आज तक लिख रहे हैं और उन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह कवि जो है, एक पूरा दौर इसके सामने है।
और जब आप उनकी कविताओं का मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं केदार जी शुरू में जिस समाज, जिस मानवीय संवेदना की चर्चा करते थे, आज भी वह मानवीय संवेदना उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। और वह संवेदना जो है वो काफ़ी करुणा बोध के साथ है। उस करुणा बोध में जो एक तरह से आज के समाज की जो जटिलताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, वह भी किसी न किसी रूप में एक तरह से दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि इस दौर में खास जो जिस विचारधारा की हम चर्चा करते हैं कि इस दौर में खास करके 1947 से 70 के बीच जो हमारा समकालीन साहित्य है, इसमें जो मुख्य जो विचार है, मार्क्सवाद हो या नक्सलवाद हो या स्त्रीवाद या बाजारवाद या सांप्रदायिकता, या फिर हम अम्बेडकर के प्रभाव को भी देखने की कोशिश करेंगे। और कहा जाता है कि समकालीन साहित्य की खास जो एक तरह से प्रवृत्ति है, जो जिसको हम दलित साहित्य के रूप में देखते हैं, तो उसकी भूमिका भी अगर आप देखना चाहेंगे तो 1956 में जिस तरह से अम्बेडकर एक तरह से हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में जाते हैं 1956 में, उसका गहरा प्रभाव एक तरह से पूरे भारत पर पड़ता है। महाराष्ट्र तो उससे प्रभावित होता ही है, और वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर 1960 के बाद का साहित्य जो है वो दलित लेखन के रूप में दिखाई पड़ता है। वो प्रभाव हमारी हिंदी में 1990 के बाद दिखाई पड़ता है, जिस पर चर्चा हम अगले किसी व्याख्यान में करेंगे या अगली बार जब हम बातचीत करेंगे तो आपसे करेंगे। लेकिन वह चेतना तो कहीं ना कहीं 1956 की ही चेतना है, और आप कह सकते हैं कि 56 के बाद उस चेतना को बड़ा विस्तार मिलता है। और वह चेतना जो है उस पर मतलब भारतीय सामाजिक परंपरा जो है, जो रैदास की जो परंपरा थी, या जो परंपरा समाज स्वामी अच्युतानंद हरिहर की थी, या जो हम ये भी कह सकते हैं जो ज्योतिबा फुले की भी परंपरा थी। ज्योतिबा फुले तो आज भी प्रासंगिक हैं और उतने ही प्रभावित करते हैं, लेकिन अंबेडकर का जो रास्ता था बिल्कुल अलग रास्ता था। वो भी सिर्फ मनुष्य के आत्मसम्मान की बात करते थे। वो बार बार कहते थे कि जिस समाज में मनुष्य के सम्मान की चर्चा नहीं हो, जिसे हमें, जहाँ हमें पानी लेने के लिए हमें अपमानित किया जाए, तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक तरह से मनुष्य को हीन बनाती है। और यह जो हीनता है अगर किसी आज के समय समाज में मनुष्य के अंदर दिखाई पड़ती है तो ये फिर बहुत ठीक नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि समकालीन साहित्य में जो ये सारे हमारे रचनाकार हैं, जिनकी कुछ कवियों की हमने चर्चा की, कुछ कथाकारों की चर्चा की, इसी तरह से आप देखेंगे कि इस दौर में जो हमारे बहुत सारे नाटककार हैं वो बहुत अलग तरह का नाटक लिखते हैं। 1900 आप कह सकते हैं कि मोहन राकेश का जो बहुत सारे जो नाटक जिस तरह से लिखते हैं कि अंधे कि लिखते हैं, जिस तरह से मोहन राकेश हुए, या फिर आपके जो दूसरे नाटककार हैं आपके धर्मी भारतीय अंधा युग जैसे नाटक की रचना करते हैं, या आपके बिपिन चंद्र कुमार अग्रवाल हैं, ये सारे जो नाटककार हैं, या मोहन राकेश का जो आधे अधूरे जो नाटक आता है, तो आधे अधूरे नाटक में भी एक तरह से मध्यवर्गीय समाज की जो जटिलता आपको बार बार दिखाई पड़ेगी कि मध्यवर्ग का किस तरह से विस्तार हो रहा है। और अगर आप मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक को आज पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मोहन राकेश आज की कथा कह रहे हैं, हमारे समय की कथा कह रहे हैं, या उस नाटक के जरिए हमारे समय का जो यथार्थ है, जो स्त्री समाज का जो यथार्थ है, जो मध्यवर्गीय व्यक्ति का जो यथार्थ है आधे अधूरे में, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए एक तरह से उनकी रचनाओं में, उनके साहित्य में एक अलग तरह का बोध दिखाई पड़ता है। या इसी प्रकार आप कहेंगे कि जो हमारी जो हिंदी आलोचना है 1947 के बाद, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी हैं, रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान है, विजयदेव नारायण शाही है, नामवर सिंह है, या विश्वनाथ त्रिपाठी या मैनेजर पांडे जैसे आलोचक 70 के बाद काफ़ी सक्रिय होते हैं, उनका प्रभाव उसके बाद दिखाई पड़ता है। लेकिन 47 के बाद ये जो क्रिटिक्स हमारे सामने हैं वे आज भी हिंदी आलोचना को प्रभावित कर रहे हैं, जिन पर विचार करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। या इसी तरह से देखेंगे 47 के बाद जो निबंध का लेखन का जो दौर शुरू होता है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, या विद्यानिवास मिश्र हैं, या कुबेरनाथ राय हैं, या विवेकी राय हैं, ये सारे के सारे लेखक एक नए तरह का साहित्य देते हैं। और इनके जो बोध में, जो मैं बार बार इस बात की चर्चा कर रहा था कि आम आदमी का सवाल एक बड़े सवाल के रूप में दिखाई पड़ता है। जो सामान्य मनुष्य है उसका जो आत्मसम्मान है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो चेतना है, उसको देखने की, उसको मूल्यांकित करने की, या उस आम आदमी की जटिलता को एक तरह से दिखाने की कोशिश होती है। और यह भी कहा जा सकता है कि आगे जब शुरुआती दौर में, अस्तित्ववाद के दौर में जिस निजता की सुरक्षा की चर्चा करते थे, कई बार आगे को निजता की सुरक्षा के कवि के रूप में उनकी चर्चा होती है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि एक तरह से उस दौर में, खास करके कविता के दौर में, आप कह सकते हैं कि जब नए कवि आते हैं, खासकर धूमिल या राजकमल चौधरी जैसे जब कवि आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसी पारंपरिक या की व्यवस्था के प्रति एक तरह से
या उस परंपरा को पूरी तरह कहीं कि नकारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई मनुष्य तो मनुष्य है, उसकी जो चेतना है उसको सम्मानित करने की ज़रूरत है और हम परंपरा के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को हम ढो नहीं सकते हैं। तो जो एक तरह से हम जिस बात की मैं चर्चा आपसे कर रहा था, जो 47 में जो एक तरह से लेखन में जो शुरू होता है वह 70 के बाद भी जारी रहता है और वह 90 के बाद भी रहता है और इसीलिए मुझे लगता है कि समकालीन साहित्य को 90 की बजाय और 70 की बजाय 1947 से देखने की ज़रूरत है। तो जिसको लेकर के मतलब क्योंकि वो जो सारे सवाल हमारे सामने थे, मैं आपसे कह भी रहा था कि समकालीन साहित्य की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं जिसमें लोकतंत्र में आम आदमी या मध्यवर्ग का सवाल या इसी तरह से कृषक मजदूर समाज हो या फिर स्त्री समाज हो या फिर दलित समाज या आदिवासी समाज या फिर एक तरह से आप्रवासी समाज जो हमारे आप्रवासी लेखक हैं उनका लेखन भी 70 के बाद एक तरह से आना शुरू होता है, खास करके हिंदी में। या इसी तरह से सांप्रदायिकता और उसके बहाने जो अल्पसंख्यक समाज का जो सवाल है या फिर जो नई जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जो एक नया समाज इधर पनप रहा है जिसको हम लोग वैश्विक समाज या ग्लोबल समाज कहते हैं। तो यह समाज की चेतना भी ऐसा नहीं कि आज ही बन रही है, खासकर 50 के बाद जो एक तरह से जब नए तरह के पूंजीवाद का दौर जब शुरू होता है तो उसके में भी इसका रूप एक तरह से बनना शुरू हो गया था, जो धीरे धीरे मतलब अब जा कर के एक अलग रूप लेकर के आपके सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नव पूंजीवाद का जो एक रूप दिखाई पड़ता था वो उस समय भी मतलब उसकी झलकियाँ विश्व साहित्य में या दूसरे साहित्य में आनी शुरू हो गई थी, जिसका प्रभाव हिंदी साहित्य में एक तरह से धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ मेरे सामने मतलब समकालीन साहित्य का जो पहला दौर है 1947 से 70 का, जिसमें ये चीज़ें दिखाई पड़ती है। ये हमारे कवि लेखक हैं जो एक नए तरह का साहित्य लिखते हैं और उसका दूसरा व्यापक प्रभाव 70 के बाद फिर 90 के बाद तीसरे दौर में शुरू होता है। आप कहेंगे कि हम सीधी इस पूरे तीनों दौर के साहित्य का अगर हम नामकरण करना चाहें, जैसे आधुनिक साहित्य हमारा है जिसमें भारतेंदु काल है, द्विवेदी काल है, छायावाद है या फिर बाद में प्रगतिशील काव्य धारा है, तो वैसे ही अगर 1947 के बाद के समकालीन साहित्य को अगर हम 3 हिस्सों में बांटना चाहें तो क्या क्या हो सकता है नाम? मुझे लगता है बार बार कि 47 से 1970 तक का जो साहित्य है उसको हमें नया साहित्य हम कह सकते हैं। जैसे कविता में नई कविता का आना था जिसमें मध्यवर्ग की जटिलताएं आती है, कहानी में भी यह मध्यवर्ग नई कहानी के जरिए दिखाई पड़ता है। और इसी तरह से 70 के बाद जो हमारे सामने दिखाई पड़ता है कि 70 के बाद समानांतर कहानी आंदोलन, समानांतर कविता या समानांतर साहित्य का दौर शुरू होता है। तो समकालीन साहित्य के पहले दौर को हम नए साहित्य का दौर कह सकते हैं, दूसरे दौर को समानांतर साहित्य का दौर कह सकते हैं और तीसरा जो दौर शुरू होता है अस्मिता या जिसमें दलित स्त्री आदि का सवाल है, उसको हम लोग एक तरह से अस्मितावाद साहित्य का दौर कह सकते हैं। तो इस पर हम चर्चा आपसे फिर तो आज हम लोग पहला दौर के बारे में चर्चा की अप टू 1970 47 से लेकर 1970 तक। मित्रों, इस चर्चा को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे दौर और तीसरे दौर में समकालीन साहित्य का क्या स्वरूप रहा। इसी शब्दों के साथ आज सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चौबे को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।